हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरफ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 2025 की हम लगा रहे हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की, आप लोग सभी को पता है। और हम दो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, आज हमारी तीसरी वीडियो है। दो वीडियो में हमने इतिहास के बारे में बात करी थी, आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे उस पर हम भारत के भूगोल की बात करेंगे। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आकार की भी टेस्ट सीरीज की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे कि मेरे पास आकार की भी आ चुकी है टेस्ट सीरीज, तो मैं आकार की भी वीडियो बना दूंगा, स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की आप लोग हमारे ऐप पर जाके, नेट लर्निंग ऐप नाम है, ऐप पर जाके भी खुद के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो और वो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। खैर, आज के हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ जो कि आपको बड़ा दिखे, है ना। चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जास्कर श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो भैया देखो, जास्कर जो श्रेणी है ना, वह कह रहा है किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो आप बोलोगे ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका? ट्रांस हिमालय का जो है वो भाग है। अगर स्थिति की बात करें तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो महान हिमालय है ना, वो महान हिमालय के जो ट्रांस हिमालय उसके उत्तर में, मतलब कि जो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय है। अगर लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। किसकी श्रेणी के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी नहीं है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में एक ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं। कौन सी नहीं? बनास है, केन है, बेतवा है। लेकिन टॉन्स की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो मतलब यही सही हो जाएगा। यमुना की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो आप लोग बोलोगे यमुनोत्री से हुई थी, उत्तरकाशी से। कहां से? उत्तरकाशी से, गढ़वाल नामक जगह से हुई थी। और प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से जाकर मिल जाती है, वहीं पर यह समाहित हो जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें, अगर हम सबसे बड़ी नदी की सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पर चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीलगिरी पर्वत जो श्रृंखला है वह अवस्थित है। भैया नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? आप बोलोगे तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की बात करें तो ये भारत के भारत के पश्चिम और उत्तर को मिलाने वाली एक एक कह सकते हो कि एक हड्डी की तरह कार्य करती है नीलगिरी पर्वत, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से यह तमिलनाडु में तो है ही है, लेकिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यह त्रिसंयोजन के रूप में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात किया है तो डोडा बेटा है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो है उसकी अगर लंबाई की मीटर में ऊंचाई बात करें तो 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे पश्चिमी घाट में अवस्थित नहीं है? देखो, बात कर रहा है कि जो जैसे मान लो अगर ये भारत की स्थिति है ना, भारत की स्थिति मान लो ये है और पश्चिमी घाट ये पड़ता है, आपको पता ही है, तो ये पूर्वी घाट है, ये वेस्ट वाला हो गया, ईस्ट वाला हो गया है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट में कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो दर्रा है, घाट है, जो पश्चिम में नहीं है, तो आप बोलोगे यहाँ पर थाल घाट भी है, पाल घाट भी है और भोर घाट भी है। थाल, पाल, भोर तो है भैया, लेकिन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर गोरन घाट जो है वो नहीं। कम था, गोरन घाट नहीं है। लेकिन गोरन घाट है कहां पर? आप लोगों को पता है गोरन घाट कहां पर है? तो गोरन घाट की बात की है तो राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। यह सुरुई और जालौर शहर को उदयपुर शहर से जोड़ता है गोरन घाट। तो कहां पर है? राजस्थान में, इतना याद कर लो। चलिए, भारत के किस भाग में पटकाई बम, या पटकाई बुम पहाड़ियां जो है वो स्थित है? भारत के किस भाग में है? तो भारत के पूर्वी भाग में है, जो ईस्टर्न भाग है भारत का, जो मान लो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, वहां पर पटकाई बुम, नागालैंड में पटकाई बुम पहाड़ियां देखने को मिलती हैं खास तौर पर। लेकिन असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। तो भारत के पूर्वी भाग में ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग मैप देखते हो तो मैप पे अगर आप लोग देखते हो तो वहां पर देखने को मिलता है ब्लू माउंटेन, वहां लिखा भी है मैप पे। लेकिन ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो भारत के पूर्वी भाग में ही। लेकिन भैया किस राज्य में है? अगर कभी एग्जाम में है तो किस राज्य में? तो मिजोरम में है। ध्यान रखिएगा, कहां पर है? मिजोरम में ब्लू माउंटेन है, नीला पर्वत कह सकते हो उसको। और यह फोंगई पुई पहाड़ी पर स्थित है। फोंगई पुड़ी या फोंगई पुई पहाड़ी पर स्थित है, और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन के नाम से जानी जाती है। सेवराय पहाड़ियां अवस्थित है। भैया सेवराय पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है? तो आप बोलोगे तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? सेवराय की जो पहाड़ियां है वो तमिलनाडु में
पूर्वी घाट पर स्थित है। ये तमिलनाडु का जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर सेवराय पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाती है। मलाईगिरी और मुलनगिरी, जिसको मुलाईगिरी भी कहते हैं, मुलनगिरी भी कहते हैं, किस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है? तो मुलनगिरी या मुलाईगिरी जो है वो दोस्तों बाबा बुदन पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से लोहे एस्क और कॉफी का उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए फेमस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहे अयस्क खान बेल्लाडिला किस पठार पर स्थित? देखो इंपोर्टेंट है, देखो नाम से ऐसा लगता है कि बेल्लाडिला कर्नाटक में होगी और बहुत यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। खैर मुझे तो होती थी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होती, नहीं हो सकता है आप लोग होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, है ना। तो लोहे अयस्क की जो आयरन की जो खदान बेल्लाडिला है वह किस पठार में है? आप बोलोगे दंडकाराय के पठार में। कहां पर? दंडकाराय के पठार में है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इनमें से किस पठार को उत्तर कचारी पठार, कौन सा? उत्तर कचार पहाड़ी पठार के नाम से भी या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप बोलोगे शिलोंग पठार को। किसको? शिलोंग पठार को जाना जाता है। अगर बात करें स्थानीय रूप से, यह मेघालय पठार में उत्तर कचार पहाड़ी कार्बी और लौंग पठार में है स्थित है। तो खास तौर से आप सीधा कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट में भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है, शिलोंग पठार में उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसे पीडमोंट पठार का उदाहरण है? तो इनमें से कुछ उदाहरण है, लेकिन पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? आप बोलोगे मालवा के पठार को पीडमोंट पठार का उदाहरण के रूप में हम जानते हैं। को निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन की बात कर रहा है, चारों में गलत कथन कौन सा है? तो यहां पर देख लेते हैं। मध्य भारत के पठार को मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। बुंदेलखंड के पठार अर्धचंद्राकार संरचना, ये भी ठीक है। दक्कन के पठार को भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भैया दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार थोड़ी ना है। रांची के पठार पर लेटेराइट से ढकी ऊंची भूमि को पाट कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो आप सी वाले पे कहोगे भैया ये गलत है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो भैया लद्दाख का पठार है। कौन सा? लद्दाख का पठार है, दक्कन का पठार ना है। और लद्दाख के पठार की जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर के रूप में ऊंचाई मानी जाती है लगभग, ठीक। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार हो जाएगा, है ना। सबसे ऊंचा लद्दाख का है, सबसे बड़ा पूछा जाए दक्कन का पठार। खैर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ नदी है और एक तरफ उद्गम स्थल है, मतलब कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है समझते हैं। घाघरा नदी का उद्गम की बात की जाए तो मापचा चुंगो हिमनस से होता है। कोशी नदी की बात की जाए सप्त कोशिकी से होता है। सियोक नदी की अगर हम बात करें तो रीमो ग्लेशियर से होता है। नुब्बरा नदी की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर से होता है। तो यहां पर अगर आप बोलोगे भैया सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु नदी का भारत में प्रवाह क्षेत्र कितना है? देखो सिंधु नदी जो है आपको पता ही है हुई है ना, सिंधु नदी का, लेकिन जो मानसरोवर झील के निकट बोखरजू हिमनद से निकलती है, लेकिन कह रहा है कि भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? आप बोलोगे 11,014 किलोमीटर है, सॉरी 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, सॉरी 11,000 गलती से बोल गया है, 11,000 तो उसका पूरा ही नहीं है ना, 1114 किलोमीटर है उसका भारत में प्रवाह क्षेत्र। लेकिन सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें, टोटल जो लंबाई है वो 2800 किलोमीटर है। कितना? 2800 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो बांध है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं है? इन चारों में से एक बांध ऐसा है जो कृष्णा नदी पर नहीं है। आप बोलोगे भैया लिंगन मक्की का जो बांध है, कौन सा? लिंगन मक्की का जो बांध है वो आपका यहाँ पर कृष्णा नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर नहीं है। तो यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। लेकिन किस नदी पर है? तो आप बोलोगे दोगे शरावती नदी पर है। किस पर? शरावती नदी पर है। लेकिन अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध, ये तीनों बांधों की बात करें तो कृष्णा नदी पर है। लिंगन मक्की बांध जो है वो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका मैंग्रोव वन किन नदियों के संगम पर स्थित है? भैया इंपोर्टेंट है। जो भीतरकनिका सबसे पहले तो ये समझो कहां पर है, तो आप कहोगे उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। लेकिन किस नदी के तट पर है या किन किन नदियों के तट पर है? तो आप बोलोगे ब्रह्मांडी एवं बेतरणी नदियों के तट के बीच में स्थित है। ब्रह्मांडी और बेतरणी नदी के बीच में आपका भीतरकनिका बांध जो है वो स्थित है। अगर कभी ये आ जाए कि कितने वर्ग किलोमीटर फैला है, तो लगभग यह 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की एकमात्र जो ज्ञात हाइपर वेलोसिटी प्रभाव क्रेटर झील है, वह कौन सी है? कह रहा है कि दुनिया की एकमात्र ज्ञात हाइपर वेलोसिटी प्रभाव क्रेटर झील है, वह कौन सी है? आप कह दोगे लोनार झील है। और लोनार झील कहां पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, कभी अगर पूछ जाए किस जिले में, तो बुलडाना जिले में। ऐसा हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन राज्य पूछा जा सकता है। कयाल क्या है? देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है। कयाल क्या है? केरल में लेगून होता है जो, उसको हम कयाल की श्रेणी में रखते हैं, ध्यान रखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है उसका चयन कीजिए। मतलब कि 4 ऑप्शन में गलत है, उसका चयन करना है। तो कौन सा गलत है? चिल्लिका झील उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। जो तंपारा झील है, तंपारा झील कहां पर है? सिक्किम में नहीं है, ये भी उड़ीसा राज्य में। कहां पर? ये भी उड़ीसा राज्य में है। उमियम झील मेघालय में है और लोकटक झील मणिपुर में। तो आपका बी ऑप्शन गलत था, सही कर दिया मैंने। चिल्लिका उड़ीसा में, तंकारा उड़ीसा में, चिल्लिका उड़ीसा में, उमियम मेघालय में और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। खजियार झील स्थित है। भैया खजियार झील कहाँ है? नाम भी पहली बार सुन रहे होगे, है ना। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है और इसको मिनी स्विट्जरलैंड की नाम से जाना जाता है। खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। कभी मान लो स्विट्जरलैंड जाना है और पैसे जेब में नहीं है, नौकरी लगी नहीं है, बेरोजगार है ना, तो मिनी स्विट्जरलैंड घुमा जाओ। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में, और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत झील के रूप में इसको जाना जाता है। अल नीनो एक बड़ी जलवायु घटना है का हिस्सा है, जिसे किसी रूप में जाना जाता है। देखो अल नीनो के बारे में बात कह रहा है कि अल नीनो एक जलवायु घटना का एक हिस्सा है, लेकिन इसको किस रूप में जाना जाता है? तो अल नीनो दक्षिणी दोलन एनसो के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अल नीनो जो है 2 उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करती है। एल नीनो को दक्षिणी दोलन एनसो के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी क्लास में आपने एनसो के बारे में 5 लाइन में अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन है सही कथन का चयन कीजिए। करते हैं विचार। एंथ्रासाइड कोयले में नमी की जो मात्रा है वो न्यूनतम होती है, मतलब कि कम पाई जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। दामोदर घाटी क्षेत्र टर्सियर सेल समूह का हिस्सा है। भैया ये गलत है, तो केवल एक सही है। तो दामोदर घाटी जो क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है? भैया वो टर्सरी का नहीं है, वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना। किसका? गोंडवाना सेल समूह का हिस्सा है दामोदर घाटी, और यहीं पर कोयले का 70% पाया जाता है दामोदर घाटी में ही। ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट एल नीनो की धारा की उत्पत्ति का परिणाम है? मतलब कि प्रशांत महासागर में आप सभी को पता है कि पेरू तट के निकट जो है वो एल नीनो की धारा की उत्पत्ति होती है, लेकिन इस धारा की उत्पत्ति का परिणाम क्या है उसको बताना है। तो यहां पर बता देते हैं। पेरू के तट पर जो जल के तापमान में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल बात ठीक है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है, ये भी ठीक है। पिलवक की मात्रा, भैया पिलवक का कोई मात्रा नहीं है, है ना। समुद्री जल के बाष्पन में अनियमितता होती है, भी ठीक है। तो आप कहोगे पेरू के तट पर जल के तापमान में एल नीनो से बढ़ोतरी होती है, भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति पाई जाती है, समुद्री जल के बाष्पन में अनियमितता देखने को मिलती है। तो यहां पर आपके 1, 2, 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अल नीनो घटना से जुड़ा नहीं है? देखो अल नीनो की घटना से कह रहा है जुड़ा नहीं है। देखो एल नीनो के बारे में क्यों पूछा जा रहा है कि संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष एल नीनो शायद भारत में हिंद महासागर पर अपना प्रभाव छोड़ेगा, है ना। और ये घटना कुछ घटित ऐसी होती है जो समझ में लोगों को कम ही आती है। खैर हम बात करते हैं एल नीनो के प्रभाव से जुड़ा नहीं है, तो कौन सा नहीं जुड़ा है? मध्य एवं पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म समुद्री सतह का तापमान, ये तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा, अगर एल नीनो आता है तो ऑस्ट्रेलिया में सूखा, ये भी ठीक है। भारत में औसत अधिक वर्षा, ये गलत है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि, ये भी ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर गलत है, सी ऑप्शन आपका यहां पर गलत है भैया। चलिए नेक्स्ट है लानीना। लानीना शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत छोटा क्वेश्चन है, स्पेनिश भाषा से लिया गया है। और इसको क्या कहती है? लानीना का मतलब होता है स्पेनिश में छोटी लड़की। क्या होता है? छोटी लड़की, इसका अर्थ होता है। दक्षिणी दोलन से तात्पर्य क्या है? देखो ये क्वेश्चन आ गया है, दक्षिणी दोलन से तात्पर्य क्या है? तो भैया दक्षिणी दोलन वह घटना होती है, देखो मैं आपको बता दूं, दक्षिणी दोलन वह घटना होती है जो पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच में जो दबाव होता है उसमें बदलाव होता है, और इसी घटना को क्राइस्ट चार्ल्ड की रात में जाना जाता है। तो इसलिए इसको हम दक्षिणी दोलन के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर की घटना है। हालांकि क्वेश्चन की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच दबाव में बदलाव को हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। बस इतना याद करो, यही बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है दक्षिणी दोलन में परिवर्तन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है? परिवर्तन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है, दक्षिणी दोलन की बात कर रहा है, तो आप बोलोगे दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर। क्या है? दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर इससे प्रभाव से प्रभावित होता है। किस जलवायु घटना को दक्षिणी दोलन का समकक्ष माना जाता है? देखो दक्षिणी दोलन का जो समकक्ष है किस घटना को माना जाता है, तो आप बोलोगे हिंद महासागर के द्विध्रुव, इंडियन ओशियन द्विपोल, है ना,
इंडियन ओशियन का जो आपने आईयूडी सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, छोटे छोटे ये टर्म्स होते हैं लेकिन एग्जाम में कभी कभी फंसा देते हैं, तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात कर लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ इंपोर्टेंट, फेवरेट क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? तो भैया पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? ये आंख मूंद कर टिक लगा दो, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है ना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली जो वर्षा है वो उत्तरी भारत के किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है? देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ जब आता है भारत में, पाकिस्तान होते हुए जब भारत में एंटर करता है, तो भारत के लिए फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस फसल के लिए? तो गेहूं की फसल के लिए। कौन सी? गेहूं की फसल के लिए। सर्दियों में ही गेहूं की फसल की जाती है ना। बताइए गेहूं की फसल कौन सी है? रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? अब बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताओ, गेहूं की फसल रबी की फसल है, खरीफ की फसल है? और ये सर्दियों में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल के समथिंग काट दी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ इसमें फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? देखो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आर्द्रता एवं वर्षा को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये मान लो ये वाला हिस्सा जो है, मान लो भारत हो गया है ना, अब बना दिया है, ये मत समझना कि भाई ये भारत में ही है, भारत का नक्शा बहुत प्यारा है ना। और मान लो ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो भारत में जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया का भारत है, वहां पर आर्द्रता और वर्षा है, उसके बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र के स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? समुद्र के स्तर पर जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रभाव कौन डालता है? ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जो समुद्र का स्तर है वह बढ़ जाता है, यह सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। मतलब कि समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है, कृषि उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है, ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियर को पिघलना स्टार्ट हो जाता है, वर्षा की अनियमितता होने लगती है। ये सभी कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभाव। महासागर का अम्लीकरण किसका परिणाम है? देखो महासागर का जो अम्लीकरण होता है, क्या होता है? अम्लीकरण होता है। वह कह रहा है भैया किसका परिणाम है? आप बोल दोगे महासागरों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में वृद्धि होती है उसका परिणाम है अम्लीकरण का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि पर जलवायु परिवर्तन पर प्राथमिक प्रभाव पड़ता है? तो कृषि पर पड़ता है जलवायु परिवर्तन का प्राथमिक प्रभाव। किस चीज पड़ता है? चरम मौसम और तापमान परिवर्तन के कारण जो फसल की पैदावार है वह बहुत कमी हो जाती है ना। किसान भाई जो होती है उनसे पूछो, दिल पे हाथ रखे, बहुत कमी उत्पादकता में हो जाती है। कैन शासित प्रदेश पांडुचेरी में, पुडुचेरी भी कहते हैं, पांडुचेरी भी कहते हैं, किस राज्य में नहीं फैला है? तो आपको पता होगा कैन शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है, लेकिन एक राज्य यहाँ पर ऐसा है कह रहा है कि नहीं फैला है। तो किस में नहीं फैला है? आप बोल दोगे भैया हैदराबाद में नहीं फैला है, क्योंकि पांडुचेरी एकमात्र ऐसा कैन शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे कि पांडुचेरी और कराईकल की बात करी जाए तो तमिलनाडु में, अगर एनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और माही की बात करें तो केरल में। और एक चीज और याद रख लो कि 1 नवंबर 1954 को उन्हें भारत में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी वायुमंडलीय परत है जो जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? मतलब कि जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए एक मंडल है, जानी जाती है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल है, जिस मंडल में हम रहते हैं। पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यहाँ पर वर्षा, हवा, धुंध, बादल, ओलावृष्टि सब दशाएं यहाँ पर क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। वो सबसे शांत मंडल कौन सा है जिसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं? तो वो समताप मंडल है। तो समताप मंडल में ही उसके थोड़े ऊपरी छोरे पर ओजोन परत पाई जाती है, मतलब ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो भैया भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि की है, लेकिन किस राज्य ने की है? आप बोलोगे आंध्र प्रदेश ने की है। किसने? आंध्र प्रदेश। देखो ऐसा लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश का टिक लगा दे, अरुणाचल प्रदेश का टिक लगा दे, लेकिन किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। किसने? आंध्र। कितना की है? 647 वर्ग किलोमीटर इसकी हो चुकी है। तेलंगाना की बात करें तो 632 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा की 537 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले 3 राज्यों की श्रेणी में शामिल नहीं है? अभी मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश है, और कौन सा बताया मैंने आपको? तेलंगाना बताया और उड़ीसा बताया है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के बाद और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल की श्रेणी में शीर्ष है, लेकिन इनमें शामिल नहीं है। एक ऐसा भी है, कौन सा नहीं है? आप बोल दोगे महाराष्ट्र, क्योंकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। ध्यान रखिएगा उस क्षेत्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है दोस्तों, आप बोलोगे कि 1976 में प्रारंभ किया गया, 1976 में प्रारंभ किया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? देखो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? वैसे मन तो कर रहा है क्वेश्चन आप लोगों से आंसर पूछ लें, बता देते हैं। भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। भोपाल मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर। ध्यान रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि? देखो पूरे देश के पूछ रहा है, पूरे इंडिया में, भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई है उसके अनुसार मैंग्रोव की सबसे ज्यादा वृद्धि ये कहां हुई? ये नहीं पूछा है कितनी हुई है भारत में, ये पूछा है। आप बोलोगे 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हुई है। कितनी? 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पूरे भारत में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर पूछ जाए कि सबसे ज्यादा 3 राज्यों कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा है सबसे पहले नंबर पर, फिर महाराष्ट्र है और फिर कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा। विश्व में भूजल का सर्वाधिक दोहन करने वाला देश कौन सा है? पूरे विश्व में, वर्ल्ड की बात अब हो गई है कि वर्ल्ड में सर्वाधिक दोहन भूजल का कौन करता है? आप बोलोगे भारत करता है। कौन? भारत करता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि जल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल जो है 22 मार्च को विश्व वर्ल्ड वाटर डे के रूप में बनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2024 की थीम क्या थी? शांति के लिए जल। क्या थी? शांति के लिए जल इस वर्ष की थीम थी 2024 की। ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च को इसको मनाया जाता है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन मिशन की शुरुआत की बात करें तो 2019 में की गई है। कब? 2019 में की गई थी। भारत में वर्षा जल के संचयन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत की वर्षा जल जो संचय करता है उसमें कह रहा है तमिलनाडु राज्य सबसे ज्यादा जल का संचयन करता है। खनन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खनिज उत्पादन में या सर्वाधिक खनिज की खदानें किस राज्य में? खनन मंत्रालय की रिपोर्ट आई है 2023-24 की, पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो खदानें हैं किस राज्य में हैं? तो आप बेहिचक के बोल देना मध्य प्रदेश में है। कहां पर? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2023-24 के दौरान खनिजों के उत्पादन मूल्य में वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? खनिजों के उत्पादन में मूल वृद्धि दर्शाने वाला जो टॉप पर राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का अयस्क नहीं है? कह रहा है कि चांदी का अयस्क नहीं है। कौन सा नहीं है? पिच ब्लेड नहीं है। जबकि अर्जेंटाइन, पायराटाइन और हॉर्न सिल्वर है, लेकिन पिच ब्लेड जो है वो चांदी का अयस्क नहीं है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि खनिज है और खान क्षेत्र है, लेकिन जल्दी से आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग हो, शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ऐप आ चुका है अपना, ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। स्क्रॉल में नाम भी आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, लिंक से डाउनलोड कर लेना। और आप लोग खुद एमपीपीएससी की, जहां एमपीपीएससी की 230 टेस्ट हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। लगभग 23,000 क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, प्रीवियस ईयर के भी हैं और आपके क्वेश्चन भी हैं और आपके करंट अफेयर भी हैं। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे आते हैं। खनिज और खान क्षेत्र, कौन से खनिज किस खान क्षेत्र में मिलता है इसकी बात कर रहा है। बात करते हैं लोह अयस्क की, तो लोह अयस्क आपका बेल्ला ढीला की खाने मिलता है। सोना की बात की जाए तो कहां मिलता है? कोलार क्षेत्र में मिलता है। तांबा की बात की जाए तो कहां मिलता है? मलाजखंड में मिलता है। जस्ता आपका जावर खान में मिलता है। कहां पर? जस्ता आपका जावर खान में। ऑप्शन आपका सी सही है। तो आज यहां पर मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और भूगोल के भूगोल करेंगे। उसके बाद फिर हम विश्व के भूगोल करेंगे, है ना। फिर विश्व का भूगोल, फिर साइंस की क्लास करेंगे। तो इस तरीके से। और आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आकार की टेस्ट सीरीज लगाई जाए या अभी नहीं लगाई जाए, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।